सो गाइस अब हम चैप्टर नंबर 3 के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और पहला क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट एन एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट यूजिंग एचटीएमएल। तो हमें सिंपली क्या करना है इसमें कि एक एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से सबसे पहले चैप्टर 3 पीएस बनाता हूँ, चैप्टर 3 पीएस, और इसको शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करता हूँ। और यहाँ पर हमारी जो पहली प्रॉब्लम है जो कि है 01_problem1.html, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा और यहाँ पर एसईओ फ्रेंडली में सबसे पहले टाइटल आएगा। टाइटल ज़रूर सेट होना चाहिए आपकी वेबसाइट का। मान लो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक फूड डिलीवरी ऐप, फूड डिलीवरी एट योर डोर स्टेप, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑब्वियसली हेडर लगाऊंगा एक, और एक मेन टैग लगाऊंगा और एक फुटर लगाऊंगा जैसे कि हमने देखा ही था, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक डिव इस्तेमाल करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद एक और डिव में लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा ahref इज इक्वल टू home/home, और यहाँ पर मैं HOME लिख दूंगा। फिर इसके बाद मैं लिखूँगा अबाउट, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर href इज इक्वल टू अबाउट किया और एक कॉन्टैक्ट लगा दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट कुछ इस तरह से लगा दूंगा मैं, और ये मेरा हेडर जो है वो बन गया। हेडर में क्या है, एक मेरे लोगो है और यहाँ पर मैंने एक डिव दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने लिंक्स दिए हुए हैं कुछ कुछ। फिर मेन पेज के अंदर मेरे एक डिव आएगा, उसके अंदर मैं लिख दूंगा ऑर्डर फूड एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। फिर इसके बाद फुटर होगा, फुटर में मैं बस लिखूंगा कॉपीराइट जोमैटो ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है। बड़ी बेसिक सी वेबसाइट मैंने बनाई है। यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ भी डालूंगा मेन के अंदर, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा, मान लो मैं गूगल से लेकर आना चाहता हूँ, मान लो जोमेटो के बारे में, और मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मान लो मैं ये लिख देता हूँ पॉपुलर लोकेलिटीज़, और मान लो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, और मैं इसको पैराग्राफ के अंदर डाल रहा हूँ। और अब आप देखो मैं क्या करूँगा कि इसको प्रीव्यू करके आपको दिखाऊंगा और आप कहोगे ये क्या है, ये कोई वेबसाइट है क्या, ये क्या है, ये कॉपीराइट जोमेटो ऑल राइट्स रिजर्व्ड, फिर ये ऐसे ही पटक दिया है यहाँ पर, ये भी हेडर अच्छा नहीं है। अब एक जादू दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जादू क्या है कि मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं क्या करूँगा कि चैट जीपीटी के अंदर जाऊँगा और चैट जीपीटी के अंदर बोलूँगा कि भाई मुझे CSS जनरेट करके दो इसकी। तो मैं चैट जीपीटी के अंदर ये HTML डालूंगा और मैं लिखूँगा जनरेट CSS फाइल फॉर दिस HTML, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा जनरेट CSS फॉर दिस HTML, बस इतना लिखूंगा। कीप द थीम एज रेड। तो मैंने ये जो HTML लिखी है अभी सिमेंटिक टैग्स का इस्तेमाल करके, मैं कह रहा हूँ कि इसकी करस्पॉन्डिंग CSS मुझे दे दो, और ये इसने मुझे कुछ स्टाइल्स जनरेट करके दे दिए कि भाई हेडर को ये कर दो, फुटर को ये कर दो, फॉन्ट साइज किस चीज़ का क्या करना है, ये सब इसने मुझे बनाकर दे दिया है। और मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर स्टाइल टैग लगाऊंगा। कहाँ पर लगाऊंगा स्टाइल टैग, हेड के अंदर, यहाँ पर टाइटल के बाद यहाँ पर स्टाइल टैग्स लगाऊंगा, स्टाइल, और यहाँ पेस्ट कर दूंगा इसको। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रीव्यू। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया है, बस स्टाइल टैग यहाँ पर लगाया है, ये देख रहे हो आप, देखा आपने कितनी बढ़िया बन गई है वेबसाइट। और हम आने वाले टाइम में यही करने वाले हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा, लिटरली आपको तगड़ी तगड़ी वेबसाइटें बनाओगे आप। CSS आपको नहीं आती है, CSS करेगा AI आपके लिए। आप सिर्फ HTML लिखोगे और आपकी वेबसाइट बन जाएगी ऐसी। मतलब आप डिटेलिंग देखो, जरा डिटेलिंग देखो। यहाँ पर होम पे मैं होवर कर रहा हूँ तो अंडरलाइन आ रही है इस तरह से, देख रहे हो आप, देख रहे हो। क्लिक कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये पेजेस हमने बनाए नहीं, हम बड़े प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, ठीक है। चलो जी बढ़िया, आई होप मज़ा आया आप लोगों को। ट्रेलर में इतना मज़ा आया तो फिर जब हम बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो मज़ा आएगा आपको ज़रूर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट एन HTML पेज विच ओपन्स गूगल व्हेन क्लिक्ड ऑन एन इमेज। तो मैं क्या करूँगा, गूगल की जो इमेज है, जो गूगल की इमेज है, सिर्फ गूगल लिखता हूँ, गूगल फोटोज़ नहीं, फोटो, गूगल का लोगो चाहिए था मुझे, ये वाली फ़ोटो, हाँ। राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और ये इमेज जो है इसको मैं करूँगा कॉपी, इसको किया मैंने कॉपी, और मैं यहाँ पर लिखूँगा 02_problem2.html। और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि लिखूँगा href इज इक्वल टू https://google.com, और क्या करूँगा यहाँ पर ये इमेज जो है IMG SRC के अंदर डाल दूँगा कुछ इस तरह से। ये मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, आपको मैंने सिंपली IMG एंटर मारा और SRC के अंदर मैंने ये दे दिया।
और अब आप देखो जैसे ही मैं इस इमेज पर क्लिक करूँगा, मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ यहाँ क्लिक करके, जैसे ही मैं इस इमेज को क्लिक करूँगा आप देखो गूगल खुल गया। मैं एक काम करता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी इमेज है तो मैं यहाँ पर इसकी जो विड्थ है उसको मैं 123 कर देता हूँ, 123 पिक्सल की विड्थ कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो रही थी। हाँ ये अभी कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई है आई गेस। हाँ ठीक ठाक हो गई है अभी ये। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो ये वेबसाइट खुल गई है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि गूगल खोलो जब भी इमेज पर क्लिक किया जाए, हमने वो भी कर दिया। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्रिएट अ वेबसाइट विच हैज़ योर 5 टॉप यूज्ड वेबसाइट्स बुक मार्क्ड। ठीक है, द लिंक्स शुड ओपन इन ए न्यू टैब। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपकी टॉप 5 वेबसाइट्स जो कि आप व्यू करते हो उनका बुक मार्क बना लो। ये एक बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अपनी कुछ फेवरेट वेबसाइट्स को बुक मार्क करना चाहते हो तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक H1 लिख के लिखूँगा योर फेवरेट वेबसाइट्स। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा पहली वेबसाइट आपकी, और यहाँ पर मैं एंकर टैग का इस्तेमाल करूँगा http://google.com, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा गूगल। ठीक है, और क्योंकि नई टैब में खोलना है इसलिए हम क्या करेंगे, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पे 5 वेबसाइट्स चाहिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर गूगल हमने कर दिया। ठीक है, फेसबुक इस तरह से करेंगे हम, और मान लो मुझे लिंक्डइन भी चाहिए, linkedin.com, और यहाँ पर मैं लिंक्डइन लिख दूंगा। और इसके बाद यूट्यूब जो कि सब लोग देखते हैं, यूट्यूब आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद एक इंस्टाग्राम ले लेते हैं, instagram.com। और आप देखो मैंने ये जो 5 वेबसाइट्स थी ये मैंने ऐड कर दी हैं। और इसको अगर मैं अभी प्रीव्यू करूँगा इस पेज को तो कुछ इस तरह से दिखेगा, योर फेवरेट वेबसाइट्स। कहाँ आप लोग विजिट करना चाहते हैं, गूगल करना चाहते हैं विजिट, आप फेसबुक करना चाहते हैं, लिंक्डइन, यूट्यूब या इंस्टाग्राम, जहाँ पर क्लिक करोगे वो वेबसाइट खुलेगी। मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया, यूट्यूब खुल गया, आप देख सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पर क्लिक किया, इंस्टाग्राम खुल गया, आप देख सकते हो। मैंने क्लिक किया फेसबुक पर, फेसबुक खुल गया न्यू टैब में, आप देख सकते हो। और हाँ, इसका यहाँ पर जो टाइटल है वो भी मैं चेंज करूँगा, और योर फेवरेट बुक मार्क्स के नाम से मैं इसको डाल दूंगा, ताकि कोई भी इस वेबसाइट को विजिट करे तो टैब खुली हुई है तो पता चले कौन सी टैब खुली हुई है। ठीक है, योर फेवरेट बुक मार्क्स के नाम से मैंने इस टैब को रख दिया है। और जैसे ही क्लिक करेंगे हम जिस वेबसाइट पर, वो वेबसाइट खुल जाएगी। देखो लिंक्डइन खुल गया, ये लिंक्डइन खुल गया। आप दोबारा फेसबुक पर क्लिक करो, फेसबुक खुल जाएगा। आई होप मज़ा आया आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख दो यार कि मज़ा आया, ताकि यार मुझे भी आपको कमेंट देख के मज़ा आए। और अब हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। फिर बड़े तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप लोग वेट करो, उनका मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा उन प्रोजेक्ट्स को बनाने में। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 4 नाउ। सो गाइज आई वुड से कि जो चैप्टर नंबर 4 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस HTML कोर्स के अंदर, क्योंकि लिस्ट, टेबल्स एंड फॉर्म्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट के साथ कि लिस्ट क्या होती है। देखो ये जो लिस्ट है, टेबल्स हैं, फॉर्म्स हैं, होते कि HTML टैग्स ही हैं, कोई नई चीज नहीं आ रही है यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, चैप्टर 4 के नाम से एक फोल्डर बना रखा है। शिफ्ट राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड करूंगा, और पहली चीज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं लिस्ट। और मैं list.html के नाम से बनाऊंगा। एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर मारने से यहाँ पर होगा क्या कि एमिट की सहायता से हम बहुत इजीली जो बॉयल प्लेट टेम्पलेट है HTML की वो ला सकते हैं। अब मैं यहाँ पर टाइटल डाल दूंगा एक लिस्ट्स, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आप लोगों को लिस्ट के बारे में बताऊँगा। तो देखो HTML के अंदर 3 तरह की लिस्ट होती है। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट जो कि OL की सहायता से हम लोग बनाते हैं, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, OL से हम इसको दिखाते हैं। एक होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको हम दिखाते हैं UL से। और उसी के साथ साथ एक हमारे पास होती है डेफिनेशन लिस्ट, जिसको हम DL से दिखाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिस्ट। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर H2 लगाया हुआ है, मैं एक H1 भी लगाऊंगा, और यहाँ पर लिस्ट्स इन HTML में यहाँ पर लगा दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने H1 का इस्तेमाल किया है, उसके बाद जो H1 के अंदर हेडिंग है उसमें मैंने H2 का इस्तेमाल किया है। और ऐसा हमें करना चाहिए SEO पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और उसी के साथ साथ जो हमारी HTML को लिखने का सही तरीका है वो यही है कि आपकी जो प्राइमरी हेडिंग है वो H1 में आएगी, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट हेडिंग्स है वो H2 की सहायता से आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। लेकिन मुद्दा अभी लिस्ट है, तो OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग बनाते हैं जब हम चाहते हैं कि नंबरिंग हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ स्टेप्स टू बेक अ केक, मैंने यहाँ पर लिखा है
एल आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। किसी भी तरह की लिस्ट में आपको आइटम डालना है तो आप एल आई की सहायता से डालते हैं। ओ एल के अंदर आप एल आई लिखेंगे तो ये एक लिस्ट आइटम है, ये एक और लिस्ट आइटम है, ये इसका ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है, और आप जितने आइटम्स मन चाहे डाल सकते हैं। ओ एल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। सिमिलरली यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यू एल लिखते हैं और इनका ऑर्डर नहीं होता है। और डेफिनेशन लिस्ट के बारे में अभी बात करेंगे, बट अभी हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका प्रीव्यू हमको दिख रहा है। आपने देखा यहाँ पर स्टेप्स टू बेक अ केक, जब मैंने यहाँ पर लिखा तो 1 2 3 4 लिख कर आया क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट थी। लेकिन जब मैंने ग्रोसरीज टू बाय लिखा तो बिंदु बिंदु बन के आ रहा है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट थी। ऑर्डर्ड लिस्ट का ऑर्डर होता है, यानी कि नंबरिंग होती है। आप जो लिस्ट आइटम्स डालते हैं वो 1 2 3 4 करके आते हैं, लेकिन जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें बिंदु बिंदु बन के आते हैं, यानी कि उसके ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। अब बात करेंगे डेफिनेशन लिस्ट की। बहुत कम यूज होने वाली लिस्ट है ये, लेकिन बात तो करेंगे भाई इसकी हम। H2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मैंने एक हेडिंग डाली है, हेडिंग 2 डाली है क्योंकि हमारी प्राइमरी हेडिंग ये है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमने लिखा है DL। ये एक डेफिनेशन लिस्ट है जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक DT है और एक है DD। DT मतलब डेफिनेशन टर्म और DD मतलब डेफिनेशन की एक्चुअल डेटा, ठीक है। तो DD मतलब डेफिनेशन का डेटा। यहाँ पर टर्म है और ये हमने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पर टर्म है, ये हमने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। प्राइमरीली इसका इस्तेमाल होता है जब आपको डेफिनेशंस लिखनी होती हैं टर्म्स की, तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने HTML लिखा, फिर मैंने यहाँ पर जो DD था, जो डेटा था इसका, वो लिख दिया। एंड सिमिलरली इस तरह से आप लोग डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट देखी, हमने ऑर्डर्ड लिस्ट देखी। अब हम देखते हैं टेबल को, ठीक है। और बोनस में हमने डेफिनेशन लिस्ट भी देख ली बाय द वे, बट अब हम टेबल्स को देखते हैं। HTML के अंदर टेबल्स का बहुत ज़्यादा महत्व है और उसका रीज़न ये है कि जो टेबल्स होती हैं वो टैबुलर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़फुल होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक H1 डालूंगा क्योंकि वो मेरी प्राइमरी हेडिंग है और मैं यहाँ पर लिखूंगा टेबल्स इन HTML, ठीक है। मैंने यहाँ पर H1 डालकर टेबल्स इन HTML लिखा। और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर टेबल के बारे में लिखूंगा। देखो, टेबल को लिखने के लिए हम सबसे पहले तो टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं, नो ब्राउनी पॉइंट्स फॉर गेसिंग दैट। और उसके बाद क्या होता है, हम TR TD और TH टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, प्राइमरीली जब भी हम लिखते हैं एक टेबल को तो हम एक T हेड और T बॉडी टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं T हेड डाल दूंगा और यहाँ पर मैं T बॉडी डाल दूंगा। जो हमारा T हेड होता है वो हमारे टेबल का हेडर होता है, क्योंकि किसी भी तरह की टेबल आप लिखते हो तो सबसे पहले आप उसका हेडर लिखते हो कि भाई यहाँ पर नेम आएगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगा, यहाँ पर मान लो रोल आएगा, और उसके बाद आप डालते हो नाम की, नेम हैरी और रोल सॉफ्टवेयर डेवलपर, डिस्क्रिप्शन हैरी लिव्स इन इंडिया, जो भी है, ठीक है। तो आपके जो हेडर होते हैं टेबल के वो यहाँ आते हैं, और जो मेन बॉडी है जिसमें बहुत सारी रोज आने वाली हैं वो यहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो टी हेड के अंदर हम जो लिखते हैं वो होता है हमारा TR और TH। अब TR क्या होता है? TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से इंडेंट हो जाए। हमारे यहाँ टेबल के अंदर एक T हेड है, ये T बॉडी है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा हेड ऑफ द टेबल, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा बॉडी ऑफ द टेबल, ठीक है। तो हेड ऑफ द टेबल लिखा, बॉडी ऑफ द टेबल लिखा, ठीक है। हेड के अंदर एक आएगा हमारा TR और टेबल हेडर, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो मैं टेबल हेडर में लिखना चाहता हूँ नेम, और इसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ रोल और सैलरी। मान लो मैं नेम, रोल और सैलरी यहाँ पर किसी की लिखना चाहता हूँ, ठीक है। नाम लिख दिया उसका रोल क्या है ये लिख दिया, सैलरी वो कितनी कमा रहा है ये लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी एक्चुअल बॉडी होगी उसमें मैं TR और TD लिखूंगा। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, तो मैं यहाँ पर TR लिखूंगा कि एक और रो ऐड करो, और फिर उसके बाद मैं TD लिखूंगा, और मैं उतने ही TD लिखूंगा जितने TH थे। तो नेम की जगह मान लो मैं लिखता हूँ हैरी, रोल में लिख देता हूँ मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, और यहाँ पर मैं सैलरी लिख देता हूँ मान लो $7,000, ठीक है। एक जीरो और बढ़ा देता हूँ, यानी मेरी सैलरी क्योंकि, ठीक है। और किसी और की लिखूंगा तो कम लिखूंगा, वहाँ से हम काट लेंगे पैसे। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोहन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर हेल्पर, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर $7 की सैलरी, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर TR डालूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, और मैं यहाँ पर मान लो लिखता हूँ शिवम, और यहाँ पर मान लो मैं लिखता हूँ ML इंजीनियर, और इसकी सैलरी जो है, इसकी सैलरी इसको $100 दे देते हैं, ठीक है। क्या याद रखोगे शिवम, तुम भी लो $100 ले लो तुम। इसके बाद मैं एक और TR डालता हूँ मान लो, और यहाँ पर मैं रेणुका लिखूँगा, और रेणुका मान लो है हमारी, क्या है रेणुका, हमारी AI इंजीनियर है। भाई रेणुका को मैं दूंगा पैसे, कितने दे रहा हूँ, 3, 2, 5, ठीक है। $1 लाख दे रहा हूँ रेणुका को मैं, ठीक है, क्योंकि वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट AI इंजीनियर है।
अब मैं क्या करूंगा, इसका प्रीव्यू देखूंगा और आप देखो इस तरह से टेबल मेरी दिख रही है, ठीक है। ऑब्वियसली ये टेबल बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, और इसको अच्छा दिखाने के लिए मैं ऑलवेज चैट जीपीटी पे आ सकता हूँ और चैट जीपीटी को बोल सकता हूँ भाई बढ़िया सी CSS जनरेट कर दो इसके लिए। तो अगर मैं आप लोगों को ये प्रोसीजर दिखाऊँ तो मैं कहूँगा जनरेट CSS फॉर टेबल, ठीक है, CSS स्टाइल टैग फॉर माई टेबल, ठीक है। बस इतना लिखा मैंने, और ये मेरे लिए एक सिंपल सा टेबल का बेसिक स्टाइल टैग जनरेट कर देगा, जिसको मैं अपने हेड के अंदर डाल सकता हूँ HTML के, और मेरी जो फिर HTML है वो काफ़ी बढ़िया दिखने वाली है। तो कुछ नहीं, कॉपी करो। देखो भाई AI एरा है, AI एरा में ये सब चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। अगर आप ये कह के छूट जाओ, उप्स मैंने स्टाइल टैग 2 बार लगा दिया क्योंकि मेरे इसमें स्टाइल टैग था ऑलरेडी। अगर आप ये कह के छूट जाओ कि यार मैं तो नहीं करूँगा AI तो जॉब ले लेगा मेरी, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप नहीं तो कोई और यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। और देखो बहुत ही बेसिक से स्टाइल्स हमने दिए इसको, लेकिन हमारी टेबल बहुत शानदार दिख रही है और होवर इफेक्ट भी इसमें आ गया है, बहुत बढ़िया। तो ये CSS से होता है। CSS इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, बट AI से हमने जनरेट कर लिया ताकि हमारी जो टेबल है वो बड़ी फैंसी दिखे, ठीक है। तो ये था टेबल के बारे में। अब टेबल का एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है कॉल स्पैन। मान लो कि मैं चाहता हूं कि ये जो रोल है मेरा यहाँ पर ML इंजीनियर है, वो 2 यहाँ पर सेल्स ले, एक ये वाला सेल ले ले, एक ये वाला सेल ले ले। और मैं एक चीज़ और करता हूँ, मान लो मैं टेबल की जो मेरी TH और TD है, इसमें मान लो मैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक डाल देता हूँ मान लो, ठीक है। और ये बॉर्डर बॉटम ऐसे ही रहने देता हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो इस तरह से बॉर्डर्स आ गए इसमें, ठीक है। अब मान लो कि मैं एक और रो इंसर्ट करता हूं और उसमें मैं यहाँ पर TD में डाल दूंगा थैंक्स, ठीक है। और मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही TD डालूंगा और यहाँ पर मैं कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिख दूंगा। तो जब मैं लिखता हूँ कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि भाई 3 कॉलम ले लो तुम, तो एक सेल 3 कॉलम लेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ थैंक और फिर यू, मतलब समझो ये कैसे काम कर रहा है, ध्यान से समझो कैसे काम कर रहा है ये। मैं कहूँगा थैंक, तो देखो कॉल स्पैन बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ठीक है। कॉल एक सेल एक ही एक TD एक ही सेल लेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 लिख दूंगा यहाँ पर, तो मैं कह रहा हूँ जो यू वाला सेल है मेरा वो 2 सेल लेगा, जो यू वाला मेरा TD है वो 2 सेल्स लेगा, ठीक है। व्हेन आई से सेल आई मीन ये पर्टिकुलर जो हमारा रो और कॉलम का क्रॉस ओवर है, ठीक है। तो थैंक एक सेल ले रहा है लेकिन यू 2 सेल ले रहा है। तो कॉल स्पैन क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि आप लोग किसी भी एक पर्टिकुलर TD को एक से ज़्यादा सेल में अगर स्पैन कराना चाहते हैं, तो ये बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि यू का कॉल स्पैन, कॉलम स्पैन यानी कितने कॉलम वो ले रहा है। यू अभी 2 कॉलम ले रहा है, ये वाला कॉलम ले रहा है, ये वाला कॉलम ले रहा है, क्योंकि थैंक मेरा 1 कॉलम ले रहा है। तो 3 कॉलम्स थे इसमें और बहुत सारी रोज थी। तो मैंने कहा यू जो है मेरा वर्ड वो 2 कॉलम ले ले, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। और जब मैं कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 करूंगा तो ये 2 कॉलम घेरेगा, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। और हमने स्टाइल्स लगाए हुए हैं यहाँ पर, इसीलिए ये इस तरह से दिख भी रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ है। अब बॉर्डर क्या होता है, कैसे लगाते हैं वो भी आप छोड़ो, ये बस सेल्स को विजुअलाइज कराने के लिए मैंने आपको ये दिखाया। अगर हम CSS नहीं लिखते ना तो हम विजुअलाइज भी नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने CSS यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर, आई होप सो एटलीस्ट। अब हम HTML फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम HTML में वीडियो कैसे लगाना है इसके बारे में बात करेंगे। तो आ जाओ फॉर्म्स के बारे में पहले बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 03_forms.html और यहाँ पर मैं क्या करूँगा HTML फॉर्म्स लिखूँगा और यहाँ पर मैं एक H1 लगा के फॉर्म्स इन HTML लिख दूंगा और इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर फॉर्म टैग का इस्तेमाल करूँगा। फॉर्म टैग में एक एक्शन होता है, एक्शन का मतलब होता है कि इस फॉर्म का डेटा किस URL पर सबमिट हो। मान लो मैं submit.php जो कि एक बैकएंड की स्क्रिप्ट होगी जिसके बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, उस पर सबमिट करेगा ये सारा डेटा, ठीक है। बट ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस वीडियो है, हम अभी HTML सीख रहे हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ एक्शन इज इक्वल टू का मतलब होता है कि ये फॉर्म का जो डेटा है वो कहाँ जाकर सबमिट होगा, submit.php में जाकर सबमिट होगा, ठीक है। तो इसलिए एक्शन इज इक्वल टू submit.php हमने लिख दिया है। बढ़िया जी, ये तो समझ में आ गया। अब हम फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिव लगाएंगे। एक डिव से क्या होगा, बेसिकली हमारा डिव से एक हमें ब्रेक मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लेबल लिखते हैं, लेबल ही नहीं लेबल। क्या होगा कि हमारा जो लेबल टैग आ जाओ भाई, हाँ लेबल। अब मैं मान लो फॉर इज इक्वल टू लिखता हूँ और यहाँ पर लिख दूंगा नेम। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, ठीक है।
और मैंने लिखा नेम, और डिव मैंने जस्ट सेपरेट करने के लिए लिखा है, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी फील्ड्स डालूंगा और मैं चाहता हूँ कि वो वर्टिकली आए नीचे की तरफ। तो डिव से क्या होता है कि डिव पूरा 100% विड्थ लेता है, इसलिए ये वाला पार्ट 100% विड्थ लेगा, ठीक है। इसके बाद हम इनपुट टैग का इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसके बाद हम लिख सकते हैं प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर नेम, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखने वाला है। ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है। एक मिनट, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके प्रीव्यू करता हूँ। ये इस तरह से दिखने वाला है, फॉर्म्स इन HTML नेम एंटर नेम। एंड इन अ वेरी सिमिलर वे मैं इनपुट अलग अलग तरह के यूज़ कर सकता हूँ। हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक फ़ोन होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फ़ोन होता है। और अगर मैं टाइप इज इक्वल टू फ़ोन लिख दूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा एंटर फ़ोन, तो HTML इस बात का ध्यान रखेगा कि जो भी यूज़र एंटर कर रहा है वो एक वैलिड फ़ोन नंबर हो, ठीक है। बढ़िया, समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये फॉर इज इक्वल टू क्या होता है। जब भी हम लेबल में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, फॉर इज इक्वल टू हम लिखते हैं मान लो नेम, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एसोसिएट कर रहे हैं किसी भी एक एलिमेंट से जो कि इनपुट है या टेक्स्ट एरिया है। यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, लेबल को एसोसिएट किया इनपुट से। तो मैं जो भी फॉर इज इक्वल टू यहाँ पर लिखूंगा, ID इज इक्वल टू यहाँ पर लिख दूंगा। इससे होगा क्या कि ये जो लेबल है ये एसोसिएट हो जाएगा इसके इनपुट से। सिमिलरली यहाँ पर मैंने लेबल में फॉर इज इक्वल टू फोन लिखा, यहाँ पर ID इज इक्वल टू फोन लिखा, ठीक है। मैं यहाँ पर PH भी लिख सकता था, लेकिन अगर मैं फॉर में PH लिखूंगा तो यहाँ भी मैं PH लिखूंगा। इससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, लेकिन जब हम चेक बॉक्सेस यूज़ करते हैं तब होता क्या है कि चेक बॉक्स पर मैं क्लिक करूँ या मैं इस फोन पे जो लेबल है उस पर क्लिक करूँ, चेक बॉक्स टिक हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, बट यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया और मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आप लोगों को ये कैसा दिख रहा है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, नेम फ़ोन में एंटर फ़ोन आ जाएगा, और यहाँ पर हमने नेम देखा और फ़ोन देखा। और भी बहुत सारे हमारे पास इनपुट टैग्स होते हैं जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देखो कि मैंने इसको सप्लीमेंट कर दिया और तरह के इनपुट्स के लिए। तो हमने देखा यहाँ पर कि नेम के लिए टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट के लिए हमने एक नेम बनाया, फिर हमने देखा फ़ोन के लिए हमने टाइप इज इक्वल टू TEL बनाया। टाइप इज इक्वल टू TEL होता है, फ़ोन नहीं होता है। टाइप इज इक्वल टू TEL से टेलीफोन नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर टाइप इज इक्वल टू ईमेल से आप ईमेल लिख सकते हो, यानी कि आप कोई भी गलत तरह का ईमेल डाल के अगर सबमिट करने की कोशिश करोगे, मान लो मैं कुछ ऐसे लिख कर और सबमिट करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे बोल रहा है फिल आउट दिस फील्ड, और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई @ होना चाहिए आपकी ईमेल में, ठीक है। तो ईमेल वैलिडेशन हो जाता है यहाँ पर फ्री में, ठीक है। और उसी के साथ साथ पासवर्ड इनपुट के लिए टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लिख दो। इससे क्या होता है कि आप कुछ भी टाइप करोगे बिंदु 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 बन के आएगा, यानी कि आपका पासवर्ड एक्सपोज नहीं होगा। फिर इसके बाद होता है आपके पास एक टाइप इज इक्वल टू डेट, जो कि आप लोगों को डेट सेलेक्ट करने में हेल्प करता है कुछ इस तरह से, यानी कि आप बड़े आराम से यहाँ पर टुडे पे क्लिक करके डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद होता है हमारे पास सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, जिसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट और ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट टैग होता है जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है और ऑप्शन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, सेलेक्ट जेंडर लिखा हुआ है पहले वाले ऑप्शन में, यानी कि ये लिख कर आएगा और हम कोई भी जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिसेबल्ड है। डिसेबल क्यों किया इसको, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई सेलेक्ट जेंडर करके सबमिट मार दे, नहीं हम नहीं चाहते वो। तो मेल फीमेल अदर करके आप इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो इस ओवरऑल सेलेक्ट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि आपको इसको देना ही देना है। ये रिक्वायर्ड एक एट्रीब्यूट होता है जो कि इनपुट टैग का भी एट्रीब्यूट है, सेलेक्ट का भी एट्रीब्यूट है। अगर आप नहीं दोगे इस एट्रीब्यूट को तो क्या होगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा बिना ये वैल्यू दिए। लेकिन अभी आपको DOB की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, आपको पासवर्ड की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड है ये, ठीक है। तो आप किसी भी एक फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हो। रिक्वायर्ड लिख दो ऐसे ही, या फिर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू आप यहाँ पर ट्रू लिख दो, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू, बट रिक्वायर्ड लिखा जाता है, रिक्वायर्ड मतलब कि इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। इसके बाद रेडियो बटन्स होते हैं। रेडियो बटन्स हम कब यूज़ करते हैं? रेडियो बटन हम यूज़ करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सब्सक्रिप्शन प्लान में या तो बेसिक होगा या प्रीमियम होगा या VIP होगा। बेसिक और VIP एक साथ नहीं हो सकता, बेसिक और प्रीमियम एक साथ नहीं हो सकता। तो देखो मैं यहाँ पर बेसिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बेसिक सिलेक्ट हो रहा है। प्रीमियम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्रीमियम सिलेक्ट हो रहा है। VIP को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो VIP सिलेक्ट हो रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? आप देखो यहाँ पर कि जो नेम है ना इसका, वो सब्सक्रिप्शन है यहाँ भी और सब्सक्रिप्शन है यहाँ भी। तो आप अगर नेम को सेम कर देते हो, किन्हीं 3, किन्हीं 4 या किन्हीं 10 कितने भी इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो में, तो उनमें से एक ही सिलेक्ट हो पाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, नेम इज इक्वल टू सब्सक्रिप्शन कर दिया। तो या तो ये वाला जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट, रेडी रेडी गो। रेडी रेडी गो।
टेडी स्ट्रॉबेरी केक, जिसमें है मजेदार रियल स्ट्रॉबेरी जैम, अंडे, दूध, गंदम की ग़िज़ाइयत और इजाफी कैल्शियम भी। ग्लूको टेडी। रेडी टेडी ग्लूको। होगा या ये वाला सेलेक्ट होगा क्योंकि इसका भी नेम सब्सक्रिप्शन है। एक पर्टिकुलर नाम का सिर्फ एक ही रेडियो टैग एक बार सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट आईडी इज इक्वल टू वीआईपी लिखा है मैंने, और यहाँ पर लेबल फॉर इज इक्वल टू वीआईपी लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या होगा, देखो मैंने जो आपको बात बताई थी, अब मैं प्रीमियम पे भी क्लिक करूंगा ना तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा, बेसिक पे भी क्लिक करूंगा तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने लेबल फॉर इज इक्वल टू वीआईपी लगाया और इसकी आईडी वीआईपी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने फॉर इज इक्वल टू वीआईपी लगाया और इसकी आईडी वीआईपी है तो आप इस वीआईपी पे क्लिक करोगे तो ये वाला इनपुट टैग पर भी क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्या होता है ना, लोगों को परेशानी होती है इस तरह के बटन्स पर क्लिक करने में, क्योंकि ये बड़े छोटे से बिंदु बटन्स होते हैं। तो अगर हम फॉर इज इक्वल टू इसकी आईडी लिख देंगे, ठीक है, जो इनपुट टैग की आईडी है वो यहाँ फॉर इज इक्वल टू पे लिख देंगे, तो इस वीआईपी पे क्लिक करने से भी इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर वीआईपी पे क्लिक करके भी मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, बेसिक पर क्लिक करके भी इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स और रेडियो बटन में डिफरेंस ये होता है, चेक बॉक्स ऐसा दिखता है और यूजुअली आप मल्टीपल चेक बॉक्सेस को चेक कर सकते हैं। हम यूजुअली जब चेक बॉक्सेस बनाते हैं तब हम इस तरह से सेम नेम नहीं देते हैं। रेडियो बटन में क्या होता है कि किन्हीं 3, किन्हीं 4, किन्हीं 5 में से सिर्फ एक हम सेलेक्ट करवाएंगे, जैसे कि जेंडर में मेल फीमेल अदर होता है तो तीनों में से एक ही सेलेक्ट होगा। तो हम इस तरह का काम कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान है, या तो बेसिक होगा या प्रीमियम होगा या वीआईपी होगा, तीनों में से कोई एक सेलेक्ट हो सकता है। इसलिए हमने तीनों के नेम सेम कर दिए। नेम सेम करने से क्या हुआ, इन तीनों में से एक ही रेडियो बटन एट अ टाइम चेक हो सकता है। दूसरे को चेक करोगे तो जो पहले चेक था वो हट जाएगा और वो वाला रेडियो बटन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर एट अ टाइम में एक ही कर सकता हूँ क्योंकि इन तीनों के नाम सेम है, नेम इज इक्वल टू सेम है तीनों के, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके बाद होता है हमारे पास टेक्स्ट एरिया, जिसको हम इस तरह से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और ये बड़े टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए यूजफुल होता है। आप देखो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया कुछ इस तरह से बनाया जाता है। टेक्स्ट एरिया में हमने यहाँ पर प्लेस होल्डर डाला है और एक आईडी डाली हुई है और लेबल फॉर इज इक्वल टू सेम आईडी हमने लिखी है। फॉर इज इक्वल टू में आईडी आती है जिसका भी ये लेबल है उसकी, ये लेबल इस टेक्स्ट एरिया का है इसलिए हमने इस टेक्स्ट एरिया की आईडी यहाँ पर डाल दी, ठीक है, फॉर इज इक्वल टू में। तो ये आप ऑलमोस्ट सारे फॉर्म के टैग्स में इस्तेमाल करेंगे कि भाई फॉर इज इक्वल टू में आप आईडी डाल देंगे जिस भी टैग की बात हो रही है उसकी। और फाइनली हमारे पास सबमिट बटन होता है जिसको क्लिक करके फॉर्म सबमिट होता है और बैकएंड में डेटा चला जाता है। बैकएंड में डेटा कैसे प्रोसेस होता है ये हम कभी बैकएंड में देखेंगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ HTML पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, ये चीज़ चैट जीपीटी को पकड़ाऊँगा और चैट जीपीटी से बोलूँगा भैया क्या करो कि इसका गिव मी स्टाइल टैग टू स्टाइल दिस नाइसली, और ये मुझे एक स्टाइल टैग दे देगा और मैं उसको CSS की तरह यूज़ कर सकता हूँ। मतलब स्टाइल टैग के अंदर CSS ही होती है, उस CSS को मैं यूज़ कर सकता हूँ। और ये मुझे बता भी रहा है कि भाई इसको अपने हेड में डाल लो, मतलब अपनी HTML के हेड सेक्शन में डालो। एक गलती मत करना, इसको पूरा जनरेट होने देना पहले, उसके बाद ही कुछ करना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कोड पर क्लिक कर देते हैं और आधा खाना कॉपी हो जाता है। ये वी डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। कॉपी कोड पर क्लिक करूँगा और इसके बाद यहाँ पर मैं हेड के अंदर डाल दूंगा इसको, एंड लुक एट दिस, आई एम श्योर कि ये बहुत बढ़िया होगा। और यहाँ पर देखो फॉर्म्स एंड HTML यहाँ पर आया और यहाँ पर देखो कितना बढ़िया है ये फॉर्म्स एंड HTML थोड़ा अजीब सा दिख रहा है यहाँ पर। लेट मी रिमूव दिस, अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। हाँ देखो भाई क्या मस्त ये लग रहा है, मज़ा ही आ गया यार। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइल हो चुका है, एंड दिस इज़ हाउ फॉर्म्स वर्क इन HTML। मज़ा आया इसको करके, ठीक है, बहुत सही। तो ये होते हैं हमारे फॉर्म्स और फॉर्म से रिलेटेड कुछ टैग्स। अब हम बात करेंगे वीडियोस को एम्बेड करने की और उसके बाद इस वीडियो को रैप करेंगे। तो वीडियोस को एम्बेड करना काफ़ी आसान है HTML के अंदर। हम क्या करेंगे, वीडियो को एम्बेड करने के लिए एक यहाँ पर नई फाइल बनाएंगे और मैं इसका नाम videos.html रखूंगा। मेरे चैप्टर 4 वाले फोल्डर में मैंने एक video.mp4 नाम का जो वीडियो है वो प्लेस किया है, जो कि बड़ा रैंडम सा एक वीडियो है। मैं इसको एम्बेड करूंगा अपनी HTML के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर सबसे पहले जो बॉयलर प्लेट HTML कोड है वो डाल दूंगा, और ये करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा वीडियो और HTML, ठीक है। टाइटल डाल दिया एक पेज का। अब मैं यहाँ पर वीडियो टैग का इस्तेमाल करूँगा। SRC में मैं डाल दूंगा video.mp4, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक तो ऑटो प्ले एट्रीब्यूट डालूंगा, एक कंट्रोल्स एट्रीब्यूट डालूंगा, जिससे कि मुझे कंट्रोल्स मिले और ये वीडियो ऑटो प्ले भी हो। प्रीव्यू करूंगा इसको और आप देखो यहाँ पर ये वीडियो मुझे दिख रहा है और मैं इसको कुछ इस तरह से प्ले कर सकता हूँ। अच्छा, एक रूल होता है कि आप अगर चाहते हो ऑटो प्ले ये हो तो आपको इसको म्यूटेड भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि आप नहीं चाहेंगे कि ब्राउज़र में अचानक से आपकी वीडियो प्ले हो जाए
और ये एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस ब्राउजर्स के द्वारा नहीं माना जाता है। क्रोम इसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ऑटो प्ले नहीं कर सकते। मतलब आपने कोई, ज़रा सोचो, आपने कोई वेबसाइट विजिट करी, ठीक है, और अचानक से गाने बजने लग गए, आप नहीं चाहोगे ऐसा हो, ठीक है। आप किसी एक क्वाइट रूम में हो सकते हो, आप कहीं लाइब्रेरी में हो सकते हो, तो इसीलिए क्या होता है, जब तक यूज़र ने पेज के साथ इंटरेक्ट नहीं किया कुछ बज नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि आप अगर चाहते हो ऑटो प्ले हो वीडियो तो आपको म्यूटेड भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ऑटो प्ले हो रहा है वीडियो मेरा, और यहाँ पर ये कंट्रोल्स भी दिख रहे हैं क्योंकि मैंने कंट्रोल्स एट्रीब्यूट डाला है। तो इसी तरह से आप जो है वीडियो टैग का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि अगर कोई भी एरर आता है तो यहाँ पर आपका ये वाला मैसेज आएगा, जो भी आप इस वीडियो टैग के अंदर लिखते हो, सॉरी अनेबल टू प्ले वीडियो, ठीक है। मान लो आप इस तरह से लिखते हो तो ये सॉरी अनेबल टू प्ले वीडियो तब दिखेगा जब आपका वीडियो प्ले नहीं हो पाया है, ठीक है। इस केस में मेरा वीडियो प्ले हो पा रहा है तो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं SRC, जो कि वीडियो का URL स्पेसिफाई करने में, जैसे कि हमारा video.mp4 था यहाँ पर, ये मैंने डाल दिया SRC के अंदर। इसके बाद विड्थ, जो कि आपके वीडियो प्लेयर की विड्थ को डिफाइन करेगा। फिर कंट्रोल्स का मतलब, क्या आप ये प्ले पॉज वाले जो कंट्रोल्स हैं वो शो करना चाहते हैं? हाँ मैं करना चाहता हूँ तो कंट्रोल्स लिख दूंगा। ऑटो प्ले मतलब आपका वीडियो ऑटो प्ले हो जाएगा। मेक श्योर कि म्यूटेड भी करना, अगर आप चाहते हो कि पेज विजिट करते ही ऑटो प्ले हो आपका वीडियो, तो आप लोग अगर चाहते हो ऑटो प्ले हो तो म्यूटेड भी करना पड़ेगा। जब पहली बार यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है पेज के साथ तो म्यूटेड प्लस ऑटो प्ले दोनों आपको लगाना पड़ेगा, तभी ऑटो प्ले चलेगा। ये ब्राउज़र का रूल होता है, ठीक है। लूप से क्या होता है, एक बार वीडियो खत्म हो गया दोबारा प्ले हो जाएगा खुद से। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से लूप भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से लूप लिख दो और आपका वीडियो लूप में चलेगा। प्री लोड से क्या होता है कि आप अगर चाहते हो कि आपका वीडियो पेज लोड होते ही लोड हो जाए, यानी पहले से आप रेडी रखना चाहते हो कि यार यूज़र का इंटरनेट यूज़ हो जाए और आपका वीडियो लोड होकर तैयार हो जाए, तो आप ये प्री लोड लगा सकते हो। ज़्यादा इस्तेमाल ये नहीं होता है, बट अगेन यू कैन यूज़ इट। इसी सिंटेक्स को लिखने का एक और तरीका कुछ ये भी है। तो मैं यहाँ पर वीडियो टैग के अंदर एक सोर्स टैग डाल सकता हूँ, और सोर्स टैग के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से, वीडियो टैग के अंदर ही मैं कुछ इस तरह से योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग डाल दूंगा, और ये वाला लाइन तब डिस्प्ले होगा जब आपका ब्राउज़र नहीं प्ले कर पाए इस वीडियो को। तो आ जाओ देखते हैं इसको एक्शन में, और ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हमारा ये वाला ऊपर वाला चल रहा था। हाँ मुझे यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स लगाने पड़ेंगे, मैंने कंट्रोल्स भी लगाने पड़ेंगे, तभी कंट्रोल्स दिखेंगे। और आप देखो अब यहाँ पर मुझे कंट्रोल्स भी दिख रहे हैं और मैं प्ले भी कर पा रहा हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ ऑटो प्ले हो, वही रूल है, म्यूटेड भी करना पड़ेगा तब जाके ऑटो प्ले होगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो ऑटो प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने म्यूटेड भी किया हुआ है, ठीक है। और आप विड्थ वगैरह इसकी चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर विड्थ बढ़ा दी है जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा विड्थ में दिख रहा है। अगर मैं 640 को 64 कर दूँ ये इसकी विड्थ छोटी हो जाएगी, तो आप अपने पेज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 640 वे टू लेस, तो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये थोड़ा स्वीट स्पॉट है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग वीडियो टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन ऑन लिस्ट, टेबल्स, फॉर्म्स एंड वीडियो। सो अब हम लोग चैप्टर 4 के प्रैक्टिस सेट में चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 4 प्रैक्टिस सेट नाउ। तो गाइस अब टाइम आ चुका है चैप्टर 4 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्रिएट एन HTML पेज विद वीडियो एम्बेडेड इनसाइड इट, यानी कि एक HTML पेज बनाओ और उसमें वीडियो को एम्बेड करो। क्या हम ऑलरेडी ये नहीं कर चुके हैं? हाँ कर चुके हैं, बट क्वेश्चन कह रहा है दोबारा करेंगे, 10 बार भी करके दिखा देंगे कि हम कर सकते हैं। शिफ्ट राइट क्लिक ओपन विद कोड करके यहाँ पर 01_ प्रॉब्लम 1.html के नाम से मैं बनाऊंगा एक फाइल, और उस फाइल के अंदर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और हम कहेंगे कि भाई ये हमें वीडियो किस तरह से एम्बेड करना है ये हम दिखाने वाले हैं। तो मैं सेम वीडियो यूज़ करूंगा जो मैंने चैप्टर 4 में यूज़ किया था, ठीक है, और उसको कॉपी करके यहाँ पर लाऊंगा और मैं बहुत ही सिंपल सा वीडियो टैग का इस्तेमाल करूंगा, SRC = video.mp4 एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा एक चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ, वो ये होती है कि इस तरह से लिख दिया जाता है योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट HTML टैग। अगर हम कुछ इस तरह का तरीका इस्तेमाल करते हैं तो जब ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है ना HTML टैग, तब क्या होता है, मैं ये हटाऊंगा SRC एट्रीब्यूट यहाँ से और यहाँ पर video.mp4 करूँगा। अगर हम इस तरह का सिंटेक्स यूज़ करते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका ब्राउज़र HTML वीडियो टैग सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो इस तरह से लिख कर आ जाएगा। तो इस तरह से लिखना इसलिए रिकमेंडेड रहता है, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू राइट, चाहे आप वीडियो SRC लगा लो या वीडियो के अंदर सोर्स SRC लगा लो, ये चलेगा मॉडर्न ब्राउज़र्स में।
आप देखो ये अभी चल नहीं रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कंट्रोल्स नहीं लगाया है। तो कंट्रोल्स, म्यूटेड और ऑटो प्ले तीनों कर देता हूँ। ऑटो प्ले यार, ऑटो प्ले लगाना है। ऑटो प्ले यहाँ पर लगाऊंगा, कंट्रोल्स भी, म्यूटेड भी, ऑटो प्ले भी यहाँ पर लगाऊंगा। एंड आई थिंक दिस शुड वर्क। हाँ, ऑटो प्ले भी हो गया ये। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल्स की स्पेलिंग गलत लिखी थी, इसलिए यहाँ पर कंट्रोल्स नहीं दिख रहे थे। अब आप देख सकते हो कंट्रोल्स आ गए। चलो आ जाओ यार, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रिप्लेस द वीडियो इन क्वेश्चन नंबर 1 विद यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब वीडियो कैसे लगेगा भाई? यूट्यूब वीडियो कैसे लगेगा? तो आ जाओ, ये भी मैं बताता हूँ आप लोगों को यूट्यूब वीडियो कैसे लगेगा। तो आप देखो यहाँ पर यूट्यूब वीडियो कैसे लगेगा। यूट्यूब वीडियो के लिए यहाँ पर शेयर पे क्लिक करो। शेयर पे क्लिक करके आप क्या करो, एम्बेड पे क्लिक करो, और ये जो कोड दिख रहा है ना, इसे कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो, और एक आई फ्रेम दिखता है। ये आई फ्रेम क्या होता है? ये आई फ्रेम बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रेम को कभी भी आपको एम्बेड करना हो तो आप आई फ्रेम यूज़ कर सकते हो। तो आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आई फ्रेम काम करता है। तो मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा और यहाँ पर आई फ्रेम लगा दूंगा। आई फ्रेम से क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर वेबसाइट को एक दूसरी वेबसाइट में, इस केस में इस वेबसाइट में एम्बेड कर रहे हैं। और अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये देखो, हमने एम्बेड कर दिया यूट्यूब वीडियो। तो हम इस तरह से आई फ्रेम की सहायता से यूट्यूब वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं। तो ये होता है आई फ्रेम। आई फ्रेम से आप पूरी वेबसाइट भी एम्बेड कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर वेबसाइट अलाउ करती है एम्बेड होना, कुछ वेबसाइट्स एम्बेड होना पसंद नहीं करती हैं, उनको आप एम्बेड नहीं कर सकते। ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर ट्रैवल वेबसाइट टू बुक अ वैकेशन। आ जाओ बनाते हैं, आ जाओ। तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम 3.html के नाम से बनाएंगे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा travelstud.com, बुक योर ट्रैवल टू, कहाँ पर, बाली। मान लो बाली जाना चाहते हो आप, तो आप बाली के लिए बुक कर दो। सबसे पहली चीज़ हम डालेंगे फॉर्म के अंदर हम डालेंगे एक डिव के अंदर हम डालेंगे एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट आ जाएगा, और यहाँ पर लेबल डालेंगे, लेबल फॉर इज इक्वल टू आ जाएगा नेम। सबसे पहली चीज़ हमें नेम चाहिए, ठीक है। ID इज इक्वल टू यहाँ पर नेम आ जाएगा, और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर डाल देंगे, एंटर योर नेम। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या करता है? प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट आप लोगों को ये चीज़ जो यहाँ पर एंटर योर नेम अंदर लिखा हुआ दिख रहा है, जिसको मैं अगर कुछ टाइप करूँगा तो गायब हो जाएगा, वो है ये। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब लेबल के अंदर मैं लिखूँगा नेम। इसके बाद नाम के बाद मुझे और क्या चाहिए हो सकता है? नाम के बाद मुझे क्या चाहिए हो सकता है? मैं एड्रेस लूँगा, ठीक है। लेकिन नाम के बाद शायद मैं एज भी लूँगा कि भाई एज भी बताओ, एंटर योर एज, और टाइप इज इक्वल टू यहाँ पर नंबर लिखूँगा। इसके बाद मैं फ़ोन नंबर लिखूँगा, फ़ोन नंबर भी चाहिए होगा भाई मुझे। फ़ोन कैसे करूँगा? नहीं तो भाई मुझे फ़ोन भी तो करना होगा ना भाई। अगर मैं किसी को बुला रहा हूँ कि भाई तुम चल रहे हो, फ़ोन करना पड़ेगा ना भाई, फ़ोन करना पड़ेगा ना। टाइप इज इक्वल टू यहाँ पर फ़ोन कर दूँगा मैं, ठीक है। ये इनपुट के सारे टाइप्स होते हैं, और यहाँ पर नेम ना करके इसको मुझे एज करना पड़ेगा, और इसको मुझे करना पड़ेगा फ़ोन नंबर कर देता हूँ इसको। और यहाँ पर जो फॉर है वही ID होनी चाहिए, ये रूल होता है। तभी ये इस लेबल के, ये लेबल तभी इस इनपुट का बनेगा। अगर मैंने यहाँ पर फॉर इज इक्वल टू इसकी ID नहीं लिखी तो ये लेबल इस इनपुट का नहीं बनेगा, ठीक है। क्या और कोई चीज़ मुझे चाहिए? इसके बाद मुझे एड्रेस चाहिए। वैसे तो मैं फ़ोन करके कॉन्टैक्ट कर ही लूँगा, लेकिन एक काम करता हूँ, एक ईमेल भी ले लेता हूँ। ईमेल को करूँगा कॉपी, ID इज इक्वल टू ईमेल हो जाएगा, टाइप इज इक्वल टू भी ईमेल हो जाएगा, और यहाँ पर मैं एंटर योर ईमेल कर दूँगा, ईमेल, और यहाँ पर एंटर योर फ़ोन हो जाएगा, एंटर योर फ़ोन, ठीक है। और यहाँ पर मैं ईमेल कर दूँगा और एंटर योर ईमेल। हाँ ठीक है, यहाँ पर फ़ोन हो गया, यहाँ पर ईमेल हो गया, बहुत बढ़िया। क्या कोई और चीज़ मुझे चाहिए? एड्रेस चाहिए भाई अब। और एड्रेस के लिए मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट एरिया का। क्या यूज़ करूँगा? टेक्स्ट एरिया का यूज़ करूँगा। टेक्स्ट एरिया, नेम इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नेम इज़ इक्वल टू टेक्स्ट एरिया का एड्रेस, और ID इज इक्वल टू ADD, और यहाँ पर जो भी लिखना होगा वो मैं लिख दूंगा, और फॉर इज इक्वल टू मैं ADD लिख दूंगा। आ जाओ अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है फॉर्म हमारा। फाइनल में सबमिट डाल दूंगा, एक डिव के अंदर एक बटन और सबमिट, बटन कोलन सबमिट, मतलब बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट। अब आप कहोगे यार ये फॉर्म ना अच्छा दिख नहीं रहा है, ये कैसा फॉर्म बना दिया है, मज़ा नहीं आया इस फॉर्म में। तो मज़ा दूँ आपको? आ जाओ मज़ा देता हूँ आपको। इस फॉर्म में मज़ा कैसे आएगा मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग को मज़ा देने के लिए मैं आ चुका हूँ ChatGPT लेकर, और ChatGPT में मैं ये डालूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा जनरेट
style.css फॉर दिस HTML। और ये जो style.css है ये हम कहाँ पर डालेंगे? जनरेट तो कर देगा style.css। ये style.css हम कहाँ पर डालेंगे? हम यहाँ पर हेड के अंदर डालेंगे। हेड के अंदर टाइटल के बाद हम लिखेंगे लिंक कोलन CSS, और हम यहाँ पर style.css यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे और style.css फाइल बनाएंगे एक। और ये जो कंटेंट होगा इसका, जो कि हमने यहाँ पर बोला है कि इस HTML में style.css से स्टाइल्स आए, हमने बोला है इस HTML में style.css से स्टाइल्स आए, तो हम सिंपली क्या करेंगे? स्टाइल को कॉपी करेंगे। आ जाओ मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है वो। तो मैं यहाँ पर कॉपी कोड करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और भाई देखो आप, और देखो, ये देखो भाई, देख रहे हो? मज़ा आ गया नहीं आ गया? आ गया नहीं आ गया? कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ मज़ा आया कि नहीं आया। तो हमने लिखी सिर्फ HTML, और यहाँ पर देखो कितनी तगड़ी फॉर्म आ गई है यहाँ पर। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक लोगो भी लगा सकता हूँ, पता है तुम्हें? लोगो भी लगा सकता हूँ मैं यहाँ पर। मैं क्या कर सकता हूँ कि जस्ट फॉर्म से पहले मैं यहाँ पर H1 लिख दूंगा, और मैं लिख दूंगा ट्रैवल बुकिंग फॉर्म, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर देखो ट्रैवल बुकिंग फॉर्म तो कुछ इस तरह से आ रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है उतना ज़्यादा। कैसे ठीक करूँगा इसको? मैं कैसे ठीक करूँगा? अरे मैं इसे कॉपी करूँगा और मैं बोलूँगा कि जनरेट फॉर H1 ऑल्सो, या फिर मैं बोल दूंगा जनरेट अपडेटेड स्टाइल्स। ये लो, अब ये अपडेटेड स्टाइल जनरेट कर देगा। ChatGPT इज़ वेरी पावरफुल। अगर आपको पता है कि कैसे यूज़ करना है, सिर्फ HTML लिख के ऐसी तगड़ी तगड़ी वेबसाइटें बनवाऊंगा ना कि आप भी कहोगे कि भाई एक AI एरा आ चुका है। और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं बार बार HTML का ट्यूटोरियल क्यों बनाते हो? दिस वन वॉज नेसेसरी, क्योंकि इसमें AI कैसे यूज़ करना है ये मुझे सिखाना है आपको। मतलब आपको चीज़ें पता भी नहीं है CSS की, आप उन्हें यूज़ कर रहे हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी ज़िंदगी में सीखना मत CSS, नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बस ये बोला कि आज अगर आप लोगों को सिर्फ HTML आता है, आप राइट अवे यूज़ करके तगड़ी वेबसाइटें बना सकते हो, कुछ इस तरह की वेबसाइटें। रिफ्रेश करता हूँ इसको, ये देखो एनिमेशन भी आ गया इसमें। ट्रैवल बुकिंग फॉर्म कुछ इस तरह से आ रहा है ये, बट मुझे देखना पड़ेगा कि ये ट्रैवल बुकिंग फॉर्म ये क्यों इस तरह से आ रहा है। इसकी H1 में हमने ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ लगा तो दिया है, उसके बाद भी जो हमारा बॉडी है उसमें हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है। मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर, और वो है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लगाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ये जैसे ही लगाऊंगा ये नीचे की तरफ वो गिरना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर ये मुझे दिख नहीं रहा है, हाँ अब ठीक है, 100% करता हूँ। और ये देखो ट्रैवल बुकिंग फॉर्म क्या तगड़ा दिख रहा है भाई, क्या तगड़ा दिख रहा है, मज़ा ही आ गया भाई, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये बात ChatGPT से भी जनरेट करवा सकता था, इसको बोल सकता था कि वर्टिकली आना चाहिए, दी H1 एंड फॉर्म शुड कम वर्टिकली। इन केस अगर आपको लगा कि यार ChatGPT नहीं कर पाए, ChatGPT को प्रॉम्प्ट देते रहो, वो कर देता है, ठीक है। और ये बता देगा कि भाई H1 ऑफ फॉर्म वर्टिकली, ये देखो इसने भी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया यहाँ पर, देख रहे हो बॉडी में फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जो मैंने खुद से ऐड किया था, जो कि मैंने अपने दिमाग से ऐड किया, ChatGPT ने भी कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है जो ChatGPT आपको करके नहीं देगा इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। ये एक ट्रेलर था, पिक्चर भी दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया पिक्चर दिखाऊंगा आपको, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। कलर थीम वगैरह भी चेंज करवा सकते हो आप इससे। स्काई इज़ द लिमिट मेरे भाई, स्काई इज़ द लिमिट। आ जाओ अब हम क्या करेंगे कि अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। क्रिएट अ टेबल डिस्प्लेइंग स्कोर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इन अ मैच यूजिंग HTML, ठीक है। और मैं आई डोंट वांट टू बी रिलेटिव हियर, मैं सिंपली क्या करूँगा, ये जो table.html हमने बनाई थी बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। हमारे पास यहाँ पर टेबल है, इस टेबल से हम करेंगे कॉपी। इस टेबल से कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे कि पेस्ट कर देंगे। बाय द वे मैं आप लोगों को एक चीट शीट भी दूंगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो जब आप HTML लिख रहे हो, problem4.html। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और बॉडी के अंदर ये टेबल लगा दूंगा मैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा। और हमें क्या करना क्या इस टेबल में, हमें क्रिकेट प्लेयर्स के स्कोर्स को डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर हम नेम करेंगे, स्कोर करेंगे, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई मैच कौन सा था, मैच। और यहाँ पर हम करेंगे विराट कोहली, ठीक है। और स्कोर कितना विराट कोहली का, 34 रन्स बनाए विराट कोहली ने। कहाँ पर बनाए, IPL में, ठीक है, IPL 2024 में। सिमिलरली हम कहेंगे कि रोहित शर्मा ने बनाए IPL में ही कितने, 74 रन रोहित शर्मा, ठीक है। इस तरह से आप इस टेबल को पॉपुलेट कर सकते हो। मान लो इसके बाद हम
लिखते हैं, ये गलती से एक चीज़ और ऐड हो गई है। हाँ अब ठीक है, TR के अंदर ये है और फिर TR बंद हुआ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं मनीष पांडे। मनीष पांडे ने बनाए 54 रन और बनाए थे IPL 2023 में। तो अगर मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाऊं तो ये इस तरह से दिखेगा। और ये स्टूडेंट्स रिपोर्ट क्यों लिख कर आ रहा है, कैप्शन हटा देता हूँ। कैप्शन में हम लोग यूजुअली कैप्शन यूज़ नहीं करेंगे टेबल में। अब आपने ये चीज़ देखी। अब अगर मैं बोलूँ इसको ChatGPT को ऐड स्टाइल्स टू दिस HTML, और जैसे ही मैं बोलूँगा ऐड स्टाइल्स टू दिस HTML, इसमें एक स्टाइल डॉट CSS इसने ऐड कर दी। अब देखो हम स्टाइल्स दो तरह से ऐड कर सकते हैं प्राइमरीली, एक तो स्टाइल डॉट CSS फाइल बनाकर और एक स्टाइल टैग का इस्तेमाल करके हेड के अंदर। तो मैं स्टाइल टैग के अंदर डाल दूंगा ये सारे स्टाइल्स और आप देखो कैसा दिखेगा, ये कितना बढ़िया दिखेगा। कॉपी करा इसको मैंने, मैं क्या करूँगा हेड के अंदर एक स्टाइल टैग डालूंगा और पेस्ट कर दूंगा ये सारे स्टाइल्स और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा जस्ट सो दैट ये अच्छा दिखे। और अब आप देखो ज़रा इसका प्रीव्यू, देख रहे हो कितनी मस्त हो गई टेबल। ये होवर करने पर भी इतना बढ़िया इफेक्ट आ रहा है। तो ये सब ChatGPT करके आपको दे सकता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे तगड़ी और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट 1 है उसमें चलते हैं और एक कुछ तगड़ा बनाते हैं भाई कि हाँ कुछ बना दिया हमने, ठीक है। आ जाओ लेट्स गो। अब ये मार्क करता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारा HTML कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो भी करेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे या SEO के बारे में सीखेंगे या कुछ बढ़िया वेबसाइट्स बनाकर अपने हाथ सेट करेंगे HTML में। AI को कैसे यूज करना है ये सब सीखेंगे। बट HTML इस पॉइंट पर कंप्लीट हो चुका है। याद है मैंने आप लोगों को बोला था कि जब HTML कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। दिस इज द पॉइंट जब HTML कंप्लीट हो चुका है। गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है और उसका रीज़न ये है कि हम सिर्फ HTML का इस्तेमाल करके बहुत तगड़ी वेबसाइट बनाने वाले हैं। हम लोग बनाने वाले हैं Zomato का क्लोन। तो सबसे पहले देख लेते हैं Zomato दिखती कैसी है वेबसाइट और उसको हम लोग क्लोन करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है भाई, हम सिर्फ HTML का प्रयोग करेंगे, इसमें सिर्फ HTML का प्रयोग करेंगे और आप भी कहोगे कि भाई मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ प्रोजेक्ट 1 और ये प्रोजेक्ट 1 जो है इसमें हम Zomato को क्लोन करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। आ जाओ, सबसे पहली फाइल जो बनाऊंगा यहाँ पर बनाऊंगा index.html। index.html एक ऐसी फाइल है जो कि हमारा एंट्री पॉइंट होता है और मैंने आपको बताया कि सर्वर पर जब भी कोई भी फाइल HTML की रीड होनी होती है तो index.html ही होती है। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट रूट है वो ऐसा दिखता है तो डॉक्यूमेंट रूट में index.html फाइल को खोजा जाता है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर Zomato का टाइटल डाल देते हैं, Zomato ऑर्डर फूड ऑनलाइन, ठीक है। मान लो हमने कुछ इस तरह से लिख दिया। अब एक चीज़ और करूंगा यहाँ पर, पता है क्या करूंगा, मैं यहाँ पर CSS ऐड करूंगा और मैं लिंक कोलन CSS जैसे ही लिखूंगा आप देखो एमिट मुझे यहाँ पर कुछ सजेस्ट कर रहा है और ये ऑटोमेटिकली एक कोड मेरे लिए ऐड करेगा जिसका मतलब है style.css को ऐड कर लो। एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि हम CSS नाम से फोल्डर बनाएं और उसमें style.css हम लोग ऐड करें। देखो CSS फोल्डर बना और उसके अंदर एक style.css बन गई। तो अगर मैं लिखता हूँ CSS/style.css तो CSS फोल्डर के अंदर एक style.css बनेगी। तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि हम इस तरह से बनाएं अपनी फाइल को कि वो एक फोल्डर के अंदर हो। जावास्क्रिप्ट को हम लिखेंगे JS फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम JS फोल्डर बनाएंगे। मान लो मैं एक script.js बनाना चाहता हूँ। अब देखो मैंने JS/script.js लिखा है, इसका मतलब है कि JS फोल्डर बनाओ और उसके अंदर एक script.js बना दो। तो ये शॉर्टकट होता है ऑटोमेटिकली फाइल को बनाने का, ये भी आपको आना चाहिए। कोई भी फाइल आपको बनानी है यहाँ पर खाली जगह पर डबल क्लिक करो और यहाँ पर आप फिर फाइल का नाम लिख सकते हो। ये सारे शॉर्टकट्स आपको आने चाहिए, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक style.css ऐड किया हुआ है और बॉडी से जस्ट पहले मैं script:src यहाँ पर ऐड करूँगा और src होगा JS/script.js। देखो उसने ऑटोमेटिकली देख लिया script.js को, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ HTML लिखूंगा, आप देखते जाओ, मैं सिर्फ HTML लिखूंगा और AI से जनरेट करवाऊंगा। मैं क्या AI से स्टाइल्स जनरेट करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक हेडर टैग बनाऊंगा। हमने सिमेंटिक टैग्स की बात की थी, हमने कहा था हेडर होता है, मेन होता है और फुटर होता है, ठीक है। हेडर के अंदर क्या होगा, हेडर के अंदर मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा और उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं कुछ लिस्ट आइटम्स बनाऊंगा। और इससे भी पहले मैं क्या करूंगा, हेडर के अंदर एक div.logo बनाऊंगा जिसमें Zomato का लोगो होगा। तो मैं यहाँ पर img में लिखूंगा img/zomato.png, मतलब कि एक मेरा div है जिसके अंदर Zomato का लोगो है। फिर मेरा एक UL है जिसके अंदर क्या है, कुछ लिस्ट आइटम्स है। मैं एक काम करूंगा, ये लिस्ट आइटम्स जो है कॉपी पेस्ट मार दूंगा। कौन से लिस्ट आइटम्स, ये सारे लिस्ट आइटम्स, ये जो लिखे हुए हैं ऊपर, ठीक है। इन्वेस्टर रिलेशंस, ये जो भी लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके।
तो मैं LI के अंदर A का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि ये HRFP हों, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि ये लिंक्स भी हों, इस पर क्लिक करके भी कुछ होना चाहिए। और इस तरह के मैं कुछ और LIs ऐड करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा हमने LI ही क्यों ऐड किया, हमने कुछ और क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कॉपी करूँगा ये ऐड रेस्टोरेंट को। आ जाओ करते हैं इसको, ऐड रेस्टोरेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया ऐड रेस्टोरेंट को, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं आऊँगा और ये लॉगिन और साइन अप को भी मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूँगा लॉगिन। नोट दैट हम CSS नहीं कर रहे हैं, हम CSS AI से जनरेट करवाएंगे, हम एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं बस पेज को। अब आप में से कई लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि चलो यार देखो हेडर आपने ऐड किया हैरी भाई, हमें समझ में आया, आपने मेन ऐड किया समझ में आया, फुटर भी समझ में आया हमें, लेकिन द थिंग इज कि हेडर के अंदर आपने एक डिव बनाया लोगो के लिए, एक UL बना दिया। तो मैंने इनको सेपरेट इसलिए किया कि जो लोगो होगा वो मेरा लेफ्ट साइड पर आएगा और मेरा जो UL है वो राइट साइड पर आएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। और ये वाली जो इमेज है ना, ये जो बैकग्राउंड में इमेज है, ये जो इमेज है, मैं इस इमेज को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक ये इसका बैकग्राउंड है, जो रूट है इसका बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं का तो बैकग्राउंड है ये। तो आई हैव टू फाइंड दिस इमेज, इस इमेज को मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये इमेज रूट में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की ये बैकग्राउंड इमेज है। तो यार वो आपको थोड़ा बहुत खोजना पड़ेगा। तो मैं खोज रहा हूँ, आपके सामने ही खोज रहा हूँ, आपके सामने ही मैं खोज रहा हूँ। ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं मिली मुझे इमेज, यहाँ भी मुझे इमेज नहीं मिली, यहाँ पर भी नहीं मिली। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये इमेज डिलीट हो गई, ओके। इसका मतलब इमेज इसके अंदर ही है, कहीं ना कहीं इसके अंदर ही है, इस डिव के अंदर ही है कहीं ना कहीं ये इमेज, मे बी इस डिव के अंदर, और मुझे मिल गई ये इमेज। तो मैं अभी के लिए तो क्या कर रहा हूँ कि इस इमेज को ऐसे ही यूज़ कर ले रहा हूँ, बट आप लोग इसको डाउनलोड करना सेव इमेजेस करके, जैसे कि मैंने किया है। और मैं इसको एक IMG फोल्डर के अंदर डाल दूंगा, और इसमें मैं क्या करूँगा, IMG फोल्डर के अंदर इसको bg.avif करके सेव कर लूँगा। तो bg.avif करके ये सेव हो गई है। इसको मैं PNG का नाम दूंगा, क्योंकि ये PNG फाइल है। मुझे कैसे पता ये PNG फाइल है, मुझे ऐसे पता ये PNG फाइल है, क्योंकि दिखाता हूँ आपको मैं, यस। और यहाँ पर देखो PNG फाइल, यहाँ पर भी ये PNG फाइल इसकी एक्सटेंशन है, इसलिए मैं इसको PNG कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं ये जो इमेज है मेरा, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये मेरा जोमेटो लोगो है, इसको लोगो करूँगा मैं। इसको भी मुझे PNG में सेव करना चाहिए था, ये AVIF करके सेव कर रहा है, बट दैट शुड बी फाइन। आप इसको PNG में सेव करें इस तरह से। अगर आपका यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं दिख रही है ना, तो आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाएँ, यहाँ पर ऑप्शंस में जाएँ आप, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स, इसको अनचेक कर देना, तब आपकी एक्सटेंशन दिखने लग जाएगी। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं और उनकी जो एक्सटेंशन हैं वो नहीं दिखती हैं। तो हमने जोमेटो का लोगो और bg.png यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। बढ़िया यार, बढ़िया, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया है। अब मैं चाहता हूँ ये लोगो के साथ साथ यहाँ पर ये चीज़ भी लिख कर आए, तो इसको पैराग्राफ में डाल देते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर जो मेन है इसमें, यहाँ पर मैं लिख दूँगा यूज़, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा img/bg.png एज बैकग्राउंड, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इंस्ट्रक्ट करने के लिए अपने AI को। तो AI जब भी CSS जनरेट करेगा इसको पढ़ लेगा वो, ठीक है, ये मेरी उम्मीद है। एक पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ डालूंगा, एक IMG के अंदर मैं डालूंगा img/logo.png। तो मैं बेसिकली इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आ गया, इसके बाद ये वाली लाइन आ गई, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये एक इनपुट टैग बना दूंगा यहाँ पर, और इनपुट का प्लेस होल्डर में ये लगा दूंगा सर्च फॉर अ रेस्टोरेंट, और ये लगा दूंगा। तो मैं इस इनपुट टैग को क्यों ना कॉपी कर लूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इस इनपुट टैग को कॉपी कर लूँगा। आप मैनुअली भी टाइप कर सकते थे, बस हमने कुछ नहीं किया इनपुट के अंदर, ये बस किया है हमने। और ये क्लास भी मैं हटा देता हूँ इसके अंदर से, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो फुटर है, फुटर में मैं सिंपली लिखूँगा कॉपीराइट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा %, कॉपी सेमीकोलन। तो %, कॉपी सेमीकोलन लिखने से कॉपीराइट का सिंबल आ जाता है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा क्या, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है। अभी जो %, कॉपी सेमीकोलन है, %, कॉपी सेमीकोलन होता है हमारे पास %, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अब आप यहाँ पर देखो HTML के बहुत सारे सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे, और जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया %, कॉपी सेमीकोलन से कॉपी का जो आइकन है वो बनता है। आप यहाँ पर देखो कि %, ये लगाने से क्या होता है, और अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के
जो सिंबल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एरो के सिंबल्स अगर आपको चाहिए तो आप कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी HTML सिंबल्स पूछ सकते हैं चैट GPT से, और ये आपको बताएगा HTML सिंबल्स क्या होता है। HTML सिंबल्स जैसे एम्परसेंड, NBSP सेमीकोलन, एम्परसेंड, कॉपी सेमीकोलन, ये रिजॉल्व होते हैं एक स्पेशल कैरेक्टर में। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, लेस देन का अगर आपको सिंपल लगाना है तो आप एम्परसेंड LT सेमीकोलन लिखें और ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले करेगा। क्योंकि अगर आप लेस देन लिख दोगे तो वो एक HTML टैग समझेगा, इसलिए हमको ये HTML सिंबल्स यूज़ करने पड़ते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सेम फॉर एम्परसेंड, एम्परसेंड AMP सेमीकोलन लिखने से एम्परसेंड आता है। डबल कोट को ऐसे लिखते हैं हम, सिंगल कोट को ऐसे लिखते हैं, और इनको क्या कहते हैं हम इनको HTML सिंबल्स कहते हैं। आप देखो मैंने एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन करके कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पर लिखा, ठीक है, ऑल राइट्स रिजर्व लिख दिया मैंने। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस HTML को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम अपने AI को देंगे, और AI को हम लोग बोलेंगे, एक नई चार्ट स्टार्ट करते हैं। AI को हम लोग बोलेंगे assuming that this HTML structure is correct and all the files are present, write style.css for styling and script.js for animations and front-end JavaScript. The website is of red theme. बस इतना ही दिया मैंने प्रॉम्प्ट। मैं डिटेल में भी दे सकता था प्रॉम्प्ट, और ये मेरे लिए दोनों फाइलें जनरेट कर देगा। और आप देखो, आपने बनाई है वेबसाइट ये सिर्फ HTML का इस्तेमाल करके, क्योंकि CSS और जावास्क्रिप्ट AI जनरेट कर रहा है। अब मुझे नहीं पता ये CSS क्या करती है। आप भी अभी के लिए कहो अपने आप से कि भाई मुझे नहीं पता क्या करती है ये CSS, बट आपने बना ली है ये वेबसाइट। आप देखो, इसको कॉपी करो। इसको कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी style.css में पेस्ट करना है, और जो हमारी जावास्क्रिप्ट है उसको भी हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। कहाँ पर पेस्ट करेंगे हम? यहाँ पर script.js में। अब मैं इस HTML को आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत ही बेकार सी वेबसाइट दिख रही है, डजंट लुक गुड एट ऑल। तो लेट्स सी कि यहाँ पर इशू क्या है। मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ और देखता हूँ कि सब कुछ ठीक से हुआ है, लगा है कि नहीं। style.css यहाँ पर नहीं लगा है, देयर इज सम इशू। हाँ, style.css हमने सही से नहीं लगाई है, तो CSS/style.css हमें लिखनी पड़ेगी। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चल तो गया है, बट यहाँ पर ये जो हमारा लोगो है ये वाइट कलर का है, ठीक है। तो यार यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, लोगो हमारा वाइट कलर का है जो कि नहीं दिख रहा है। तो मैं काम करता हूँ कि जो logo.png, मैंने zomato.png यहाँ पर लगा दिया, logo.png लगाना था यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखो जोमेटो आ गया, यहाँ पर हमारा ये इस तरह से आ गया। अब मैं बोलता हूँ कि लोगो इज़ ऑफ वाइट कलर। या फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हम इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं, और बोल सकते हैं AI को कि जो मेन है ना उसका बैकग्राउंड ग्रे कर दो, ठीक है। मैं इसको बोलूँगा चेंज बैकग्राउंड ऑफ मेन टू ग्रे, ठीक है। और यहाँ पर देखो अपडेटेड style.css ये आपको दे देगा, और ये ग्रे कलर में चेंज कर देगा बैकग्राउंड को। माइट नॉट लुक वेरी गुड, आप टू एंड फ्रो कर सकते हैं, बट आपको एक ऐसी वेबसाइट बना के दे देगा कि आप भी कहोगे कि भाई ये मेरी पहली वेबसाइट है ज़िंदगी की, एंड इट लुक्स अमेजिंग। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। और देखो एनिमेशन वगैरह सब कुछ ऐड कर दिए AI ने, ठीक है, कितनी बढ़िया चीज़ है। और आप क्या कर सकते हो, जिस तरह से मैंने आप लोगों को ये दिखाया है, आप इसी तरह से ये सब नीचे भी ऐड कर सकते हो, ये सारी इमेजेस भी ऐड कर सकते हो इसकी HTML लिखकर, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि img/bg.png एज बैकग्राउंड क्यों नहीं आया। तो img में एक bg.png है, वो एज बैकग्राउंड इसने यूज़ नहीं किया, विच इज़ अ प्रॉब्लम। मुझे नहीं पता ये काम क्यों नहीं कर रहा है, बट img/bg.png, मैं इसमें एक स्लैश लगाता हूँ और img/bg.png, हाँ अब दिख रहा है भाई, ये अब दिख रहा है। तो एक्चुअली हमें ग्रे कलर की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो बैकग्राउंड आ गया अभी यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है भाई, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको रीसेट करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग सी आ रही है बस, बाकी बढ़िया दिख रही है यार वेबसाइट हमारी। हम और चीज़ें ऐड करेंगे, देयर इज़ अ गुड चांस कि यहाँ पर चीज़ें अच्छी दिखेंगी। तो मेन के अंदर मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक सेक्शन लगाना चाहिए था क्योंकि मैं मल्टीपल सेक्शंस यूज़ करना चाहता हूँ मेन के अंदर, और मैं एक सेक्शन और बनाऊँगा और यहाँ पर लिख दूंगा राइट समथिंग अबाउट फूड डिलीवरी एंड ऐड HTML एलिमेंट्स हेयर, ठीक है, हेयर। और मैं इस लाइन को कंट्रोल/ करके कमेंट आउट कर दूंगा, इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर बोलूंगा AI को कि बेस्ड ऑन दिस अपडेटेड HTML,
on this updated HTML generate updated CSS and missing HTML elements, ठीक है। और मैं ये चीज़ करूँगा ना इसको, इस वाले प्रॉम्प्ट को एडिट करके, क्योंकि मैं ये चेंज बैकग्राउंड फ्रॉम मेन टू ग्रे नहीं करना चाहता, ये मैं नहीं करना चाहता। तो ये मुझे क्या करेगा, अभी मुझे देगा एक अपडेटेड HTML फाइल और ये मुझे देगा एक अपडेटेड style.css फाइल, ठीक है। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, ये काम करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आप भी इस तरह से वेबसाइट बना सकते हो यार, मतलब आप तबाही मचा सकते हो यार सिर्फ HTML से। और ये चीज़ पहले पॉसिबल नहीं थी, ये चीज़ अभी ही पॉसिबल हो पाई है। तो आ जाओ, वेट करते हैं इसके जनरेशन का, मैं वापस आता हूँ फिर। तो हमारी CSS जनरेट हो चुकी है, चलो कॉपी करते हैं CSS को और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। और अब लेकर आते हैं HTML को, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। एंड अब देखते हैं भाई कैसी दिख रही है हमारी वेबसाइट, कैसी दिख रही है। ये तो ओरिजिनल जोमेटो है भाई। हमारी कहाँ है वेबसाइट? हाँ, यहाँ पर भी लगता है कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है शायद। इन्होंने अच्छा इन्होंने सिर्फ ये सेक्शन मुझे जनरेट करके दिया है, तो मुझे इस सेक्शन को यहाँ पर लगाना होगा, यहाँ पर लगाना होगा मुझे इस सेक्शन को, यहाँ पर मुझे लगाना होगा इस सेक्शन को। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर ये मेरी इमेज है, दोबारा से काम करना ये बंद कर दी है, मुझे देखना पड़ेगा क्यों नहीं कर रही है ये काम। तो हाँ देखो, थोड़ी बहुत डीबगिंग आपको करनी पड़ेगी। आई थिंक मैंने यहाँ पर जो style.css है उसका जो URL है वो ठीक से नहीं लगाया, /css/style.css। यहाँ पर ये जो इमेज है वो काम नहीं कर रही है, वील हैव टू सी। तो यहाँ पर जो हमारा इमेज है, कहाँ गई हमारी इमेज, उसमें मुझे स्लैश लगाना पड़ेगा, /img/bg.png। और अब ये काम करेगी, अब ये काम कर रही है। देखो क्या लग रही है यार वेबसाइट। मतलब एज एन HTML डेवलपर, क्या आपने कभी सोचा था कि आप ऐसी वेबसाइट बना पाओगे? शायद आपने नहीं सोचा होगा। और आपकी जो यहाँ पर आपकी जो ख्वाहिश है HTML वेबसाइट को बनाने की, वो मुमकिन हो गई है। अब मैं बोलूँगा कि हेडर में जोमेटो लोगों को थोड़ा छोटा कर दो, राइट अपडेटेड CSS टू मेक जोमेटो लोगो इन नैवबार स्मॉलर, ठीक है। तो मैं इसको स्मॉलर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा लोगो हो गया यार, यहाँ पर ये लोगो बहुत बड़ा हो गया, इसको छोटा कर सकते हैं हम। और एक बात और बताऊँ, आपको CSS भी सीखनी है अभी, और जब आप CSS सीख लोगे तो आप एक अलग ही लेवल की तबाही मचाओगे AI को यूज़ करके। क्योंकि अभी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इस CSS में 0 है और वो 0 से 10% हो जाती है, देन यू आर गोइंग टू बी एन अमेजिंग डेवलपर। 10% CSS जान के भी, क्योंकि आपको चेंज करना आ जाएगा फिर चीज़ों को, ठीक है। और AI को यार अपनी एडवांटेज पे यूज़ करो, यूज़ AI टू योर एडवांटेज। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि अपडेटेड style.css यहाँ पर चेंज हुए हैं, हेडर logo.img, और ये जो हेडर है ये चेंज हुआ है। तो आ जाओ, ये जो हेडर वाला पार्ट है इसमें ये हम ऐड कर देते हैं, ये जितने भी हेडर वाले पार्ट हैं इसमें हम ये ऐड कर देते हैं, जो भी रिपीटेड है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि क्या होता है। हाँ भाई, छोटा कर दिया इसने, जोमेटो लोगो को छोटा कर दिया और अच्छा दिख रहा है अब। इट इज़ लुकिंग नाइस नाउ, इट इज़ लुकिंग अमेजिंग नाउ। चुम्मा, इसके लिए एक ही वर्ड है मेरे पास, चुम्मा। मज़ा आ गया। इस तरह से और पेजेस जनरेट करो और उनको इंटरलिंक भी करो। आप होम, अबाउट, इन्वेस्टर रिलेशंस, ये पेजेस जनरेट करो और उसके बाद क्या करोगे, आप इनको लिंक करोगे, इंटरलिंक करोगे। मैं आपको एक पेज इंटरलिंक करके दिखाता हूँ और बाकी आप खुद से करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर investor.html को लिंक करूँगा, एक एक्सक्लेमेशन मार्क मारूँगा यहाँ पर, इन्वेस्टर रिलेशन, इस तरह से मैं लिखूँगा। और आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर /investor.html करोगे। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, आप देखो मैं इन्वेस्टर रिलेशन वाले पेज पर आ गया हूँ। और आप इसी तरह से और भी लिंक्स ऐड कर सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू ऐड लिंक्स या फिर इंटरलिंक पेजेस फ्रॉम वन पेज टू अदर। तो ये हमारा जोमेटो का प्रोजेक्ट बन गया। आप और पेजेस इसके जनरेट करके मुझे गिटहब लिंक दो डिस्क्रिप्शन में, पूरी वेबसाइट बना के और तगड़ी वेबसाइट बना के, और थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हो। सीखते जाओ यार ChatGPT से CSS थोड़ी बहुत, कि यार ये छोटा कैसे करूँ, ये बड़ा कैसे करूँ, और इससे बेटर पेजेस बना सकते हो आप लोग। जैसे अगर आप चाहते हो इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा दो, फॉन्ट चेंज कर दो, सब कर सकते हो भाई, आप सब कर सकते हो, लेट मी टेल यू। सो आई होप आप लोग को मज़ा आया। यहाँ पर ईयर भी डाल लेना यार, यहाँ पर 2024 डाल लेना यहाँ पर जो भी ईयर है डाल लेना। अगर आप इसको 2030 में देख रहे हो तो 2030 डाल लेना, ठीक है। और इसको डायनामिकली डालने का भी तरीका होता है, बट वो हम जावास्क्रिप्ट के कोर्स में सीखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को जोमेटो का क्लोन बढ़िया लगा।